पेन टेस्टिंग करेंगे। हम्म। मैंने आपका वो ब्राउचर देखा, उसमें आप क्या है वो, सॉरी, एथिकल हैकिंग विद एआई भी डाले, तो उसमें क्या चेंजेस है? हाँ, उसमें चेंजेस ये है कि अभी क्या होता है कि जैसे कि एथिकल हैकिंग विद एआई में अपन जीपीटीज का यूज करते हैं। ठीक है, जी। जो अपना पेंटेस्ट जीपीटी है, चैट जीपीटीज है। तो उसके रिलेटेड हम लोग जैसे कि कोई सीटीएफ हो गया या फिर अगर कोई वेब एक्सप्लॉटेशंस हो गया, तो वो जो चीज़ है वो हम लोग चैट जीपीटीज की मदद से ये करते हैं, मतलब यूज करते हैं। और फिर बाद में कुछ ऐसे भी पेंटेस्ट जीपीटी है जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं हमारे काली लिनक्स के साथ में, तो वो टर्मिनल पे चलता है। तो उससे अपना काम आसान होगा, या मतलब फिर एक नया प्रोसेस है वो करने के लिए, सीखने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो प्रोसेस बेसिकली उसको जैसे अगर आपने एथिकल हैकिंग सीख लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस आने चाहिए। या फिर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जैसे कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, तो वो प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ही आपको जो है वो रिजल्ट ला के देता है। तो उस हिसाब से देखा है तो काम कुछ हद तक के आपका ईजी हो जाता है। मतलब ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती आपको उसमें, आपको प्रोसेस भी पता चलती है। ठीक है, इस पे भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा कैसे कि आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, क्योंकि सारी चीज रिपोर्ट राइटिंग हम लोग जीपीटी से ही देखेंगे। ओके। तो अब अपन ये एथिकल हैकिंग हैकिंग विद एआई मतलब वो कंटिन्यू करेंगे, या डब्ल्यूएपीटी से स्टार्ट कर सकते हैं? को वो भी करना था क्या, एक काम करना ना, पहले अपना डब्ल्यूपीटी अपन कर लेते। ठीक है, फिर अगर आप चाहते हो कि पेंटेस्ट अपना या फिर क्या कहते हैं एथिकल हैकिंग विद एआई अगर करते तो उससे अच्छा आपका एथिकल हैकिंग तो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक हाँ है, जी। तो उससे अच्छा अपन पेंटेस्ट विद एआई करेंगे जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं, क्योंकि एथिकल हैकिंग थोड़ा सा अपना बेसिक पार्ट था। ठीक है, वो तो क्या? आपको भी समझ में आ गया होगा जैसे आपने क्या? किया होगा। ठीक है, क्योंकि मेन जो होता है ना वो अपना वेब एप्लीकेशन, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी अपना आपका काम होता है, वो जितना भी अपना बिजनेस है वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या? अगर आप पेंटेस्ट विद एआई सीख लोगे तो वही चीज आप जो है वो वेब पे भी अप्लाई कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन पे कुछ हद तक के तो नहीं के बराबर ही अप्लाई होगा, बट वेब और नेटवर्क और सिस्टम पे अप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा। तो अब वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के बाद सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी पे जा सकते हैं, या जो है सो, या वेब एप्लीकेशन में ही कवर हो जाएगा क्लाउड सिक्योरिटी? नहीं, क्लाउड सिक्योरिटी बेसिकली डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी तो हम पढ़ाते, मतलब मैं पढ़ाता नहीं हूँ। तो अच्छा। आपको वेब के बाद अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी करना है, वैसे तो क्लाउड सिक्योरिटी में वही है कि आपको बेसिकली क्या आता है कि मैं पढ़ा भी दूंगा, तो आपको प्रैक्टिकल सीखने के लिए एडब्ल्यूएस का यूज करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ चीजें परचेज करने पड़ते हैं क्योंकि सारी चीजें फ्री नहीं मिलती है। ठीक है, तो फिर आपका वो लाइक जो भी टूल्स है वो सारे के सारे परचेज होते हैं कि आपको सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वो प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे में थेरेटिकली बता दूंगा तो वो तो आपको नॉलेज आ जाएगी, लेकिन कैसा है कि इसका जो मेन प्रैक्टिकल सेशन है वो अलग होता है पूरा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर चलिए हाँ, और ये तो स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे ये खत्म होने के बाद। चलेगा चलेगा चलेगा। ओके। ठीक है, चलो। शेयर करता हूँ। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट आज निपटा लेते हैं, क्या क्या चीज़ें वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट में होती है, कैसे आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो डब्ल्यूपीटी को, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। वीएपीटी, डब्ल्यूएपीटी, एमएपीटी। तो बेसिकली ये तीन चीज होती है। एक है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग विच इज वीएपीटी, and WAPT is web application pen testing and MAPT is mobile application pen testing। अब अगर मैं VAPT को मद्देनजर रखता हूं तो VAPT में ही WAPT और MAPT आता है। ये कोई एक डिफरेंट टर्म नहीं है। ठीक है, लास्ट में आपको जो पीटी दिखेगा वो सब में सेम होता है, विच इज पेन टेस्टिंग। अब पेन टेस्टिंग के ही इसमें लाइक काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था एथिकल हैकिंग में कि हम लोग जितने भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डिवाइसेस हो गए। ठीक है, डिवाइसेस यानी सिस्टम ओएस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल डिवाइस जो अपने फर्मवेयर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके मदरबोर्ड्स होते हैं, उसको भी टेस्ट किया जाता है, जिसका मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी टेस्ट किया जाता है। देन उसके बाद में
आपकी मेन जो है वो सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग में आपके बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क पेन टेस्ट आता है, तो मैं एज सिस्टम नहीं रखता उसको, एज अ नेटवर्क ही रखता हूँ। फिर नेटवर्क जो है वो आपका एथिकल हैकिंग और पेन टेस्ट में कवर अप होता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, जहाँ पे आपका वेब ऐप होता है और मोबाइल ऐप होता है। अब मोबाइल ऐप के साथ में ही आपको एपीआई पेन टेस्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि एपीआई जो है वो मोबाइल ऐप में इंटीग्रेटेड रहता है, और कुछ कुछ हद तक के वेब ऐप में भी कभी कभी एपीआई यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन मोबाइल ऐप में ज्यादा एपीआई जो है वो यूज होते हैं, ताकि आपके मोबाइल एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कर सके आपका बैक पैनल। ठीक है। देन उसके बाद में आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, आईओटी होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो ये कई सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम लोग साइबर सिक्योरिटी में आपका आता है। और एक चीज आता है जो है थिक क्लाइंट। थिक क्लाइंट तो इसका भी कोर्स है मेरे पास में, वैसे तो मैंने अब तक लॉन्च नहीं किया है। तो थिक क्लाइंट बेसिकली आपका डेस्कटॉप होता है, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, जैसे कि आप अभी टीम्स, स्काइप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए होता है आपका थिक क्लाइंट और थिन क्लाइंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अब जैसे हमारा एक पेन टेस्ट का फेज होता है, मतलब जब भी आप अगर कोई टेस्टिंग करते हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो डब्ल्यूएपीटी हो, चाहे वो एमएपीटी हो, आपको एक पेन टेस्ट का फेज से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये फेज आपका डिपेंड करता है आपके टारगेट पे भी, कि आपका टारगेट क्या है। वैसे तो मैं एक ही जो पेन टेस्ट मेथड है वो मैं यूज करता हूँ। अगर आप कोई बेंचमार्क देखोगे, जैसे कि एनआईएसटी हो गया, माइटर अटैक हो गया, या फिर कोई और बेंचमार्क, तो सबने किसी किसी ने 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है पेन टेस्ट को, किसी किसी ने 6 स्टेप पे डिवाइड किया हुआ है। तो अपना अपना एक तरीका होता है पेन टेस्ट को डिवाइड करने का। बाकी जो आपका गो थ्रू है वो सेम है। ठीक है, कुछ कुछ 2 सब कैटेगरी को ही एक में गिनते हैं, कुछ कुछ 3 सब कैटेगरी को ही एक में गिनते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका टारगेट, यानी आपका स्कोप। तो वेब एप्लीकेशन की बात करूं, तो अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट जो है वो आपको कैसा एप्लीकेशन देता है। ठीक है, अब बहुत बार क्या होगा, क्लाइंट आपको दे देगा कि ये मेरा डोमेन है, जैसे कि ये SEU.edu.in करके है, और आपको सिर्फ यही डोमेन पे टेस्ट करना है। इसके सब डोमेन आपको टेस्ट करना ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको सब डोमेन स्कैनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही डोमेन पे फोकस करना है। अगर आप मैनुअल क्रॉलिंग करोगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मैनुअल क्रॉलिंग वगैरह, तो मैनुअल क्रॉलिंग में भी हमें कुछ सब डोमेन्स देखने को मिलते हैं जो हम लोग ले लेते थे एज ए इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो वो तब इम्पोर्टेंट होता है जब कंपनी बोलती है कि मेरे डोमेन को आपको फुल ऑडिट करना है। अब वो भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट को क्या जरूरत है। अगर सपोज आपके डोमेन के सामने स्टार दिया हुआ है, और मैंने बोला SE.edu.in को टेस्ट करना है, तो ये जो स्टार का मतलब है, ठीक है, ये स्टार हो गया आपका सब डोमेन्स, यानी इसके अंदर जितने भी सब डोमेन्स कनेक्टेड है, वो सारे के सारे सब डोमेन्स आपको टेस्ट करने हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके अंदर कुछ यूआरएल्स भी आते हैं जो सेम डोमेन से जरूर है, लेकिन डिफरेंट फंक्शनैलिटी पे बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि https://admin SEU.edu.in/admin। अब ये एडमिन के सामने मैंने स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि एडमिन से रिलेटेड जितने भी यूआरएल से आपको टेस्ट करने हैं, इसके अलावा आपको करना ही नहीं है। यानी अगर आपको सपोज क्रॉलिंग में एक और चीज मिलती है, .in/contact, तो ये आपका आउट ऑफ स्कोप रहेगा। ठीक है, तो यूआरएल पे भी बेस होता है कि क्या टेस्ट करना है, क्या टेस्ट नहीं करना। अगर उन्हें डोमेन दे दिए, यूआरएल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो आप टेस्ट कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, तो ये डिफर करता है आपके स्कोप पे, कि आपका स्कोप क्या है, आपको क्या टेस्ट करना है, आपको क्या टेस्ट नहीं करना है। फिर एक बार आपका स्कोप डिफाइन हो गया, अब ये जो स्कोप है वो कौन देगा, वो क्लाइंट ही देगा। ठीक है, या फिर आप किसी भी कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन पे कर रहे हो। वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों में है, कंसल्टेंसी में भी है, प्रोडक्शन में भी है। प्रोडक्शन कंपनी में थोड़ा सा आराम वाला काम होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती, हर 6 महीने में ऑडिट करते हैं, बाकी दिन तो खाली पीली बैठे रहते हैं। तो प्रोडक्शन कंपनी में तो आपको जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, तो उसपे फुल ऑडिटिंग करनी पड़ती है। उसमें कोई यूज आउट ऑफ स्कोप वाला ज्यादा लोचा नहीं होता है, फुल ऑडिटिंग ही होती है। लेकिन अगर मैं कंसल्टेंसी की बात करूँ, तो जो लोग
आपका मैनेजर है, फिर वहां से जो क्लाइंट उठाते हैं, जैसे कि ईवाई हो गया। ईवाई एक कंसल्टेंसी फर्म है। अब ईवाई जो है वो प्रोजेक्ट्स लेता है, ठीक है, मतलब जो भी पेंटेस्ट के प्रोजेक्ट है, और वो देने वाला होता है, जैसे कि आपका टाटा स्टील हो गया। तो टाटा स्टील तो उनका बड़ा ये है, क्लाइंट है। तो टाटा स्टील जो जो यूआरएल्स देता है वही वो लोग टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो टाटा स्टील के कई सारे वेबसाइट्स आपको दिख जाएंगे अलग अलग ग्रुप्स के, ठीक है। तो उसमें कौन सा टेस्ट करना है, नहीं करना है, और ऐसा नहीं है कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को पेन टेस्ट के लिए देते हैं, कभी यूकी, कभी ईवाई है, कभी डिलॉइट है, क्योंकि हर किसी के पेन टेस्टर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है। फिर जैसे आपका टारगेट मिल गया, फिर उसके बाद है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सीबीआई और एफबीआई के लिए काम कर रहे हो तो उसके लिए अलग इंफॉर्मेशन गैदर होता है। अगर आप प्रॉपर पेंटेस्ट के लिए कर रहे हो तो सारा इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एथिकल हैकिंग में हमने बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन देखेंगे जो हमें पेंटेस्ट के लिए, डब्ल्यूपीटी के लिए नीड है, बाकी नीड नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप अगर पूरा एक दिन लगा देते हो, या मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी वेबसाइट है तो कभी कभी 3 से 4 दिन भी लगते हैं। तो एक दिन छोटे वेबसाइट के लिए काफी है, एक दिन आधा दिन, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी पड़ती है, जैसे कि आपका डीएनएस इन्फो हो गया, कनेक्टेड आईपी एड्रेसेस हो गए, सब डोमेन हो गया, ठीक है, डायनामिक वेबसाइट्स हो गए जो जिसके अंदर कुछ फंक्शन काम कर रहे हैं, स्टैटिक तो हम लोग लेते भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ले लेते हैं। तीसरी चीज होती है स्कैनिंग। अब देखा जाए तो किसी किसी पार्ट में डब्ल्यूपीटी में नेटवर्क बेस्ड वल्नरेबिलिटीज कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, और कुछ बेसिस में कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस जहां तक मैं देखता आ रहा हूँ तो 90% लोग नेटवर्क बेस्ड स्कैनिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं 10% या 5% लोग ऐसे भी है जो जो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वेब का जो डोमेन है उसी के बेस पे आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो प्रोटोकॉल्स अगर किसी ने हैक कर लिया तो आपका वेबसाइट भी हैक हो जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग तो नहीं करते, लेकिन ऑलमोस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्कैनिंग करते हैं आपकी आईपी से रिलेटेड, उसके अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, अवेलेबल है, क्या वर्जन्स है, आउटडेटेड वर्जन है या नहीं है, तो वो चीज आपकी स्कैनिंग में आती है। देन उसके बाद में फोर्थ होता है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब देखो, अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यानी यहाँ पे अगर आप एक्सप्लॉइट नहीं करते हो, क्योंकि कुछ कुछ वल्नरेबिलिटी ऐसी है जिसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कभी कभी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कभी कभी कुछ ऐसे एक्सप्लॉटेशंस है जो आपको इनके, जैसे कि आपको ये पता है कि हाँ ये एक मेथड है कि ये वल्नरेबल है, लेकिन इसके आगे की स्टेप्स आपको नहीं आती है, या फिर उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इतना पता है कि मैंने जो वल्नरेबिलिटी फाइंड किया है वो एग्जैक्टली वल्नरेबल है, कोई फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, वो वल्नरेबल है। तो आप वहां पे जो है वो वल्नरेबिलिटी स्कैन करके उसको मैनुअली चेक करो वल्नरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी होता है। और एक बार आपने वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लिया तो हम लोग जाते हैं एक्सप्लॉइटेशन में, जिसको हम लोग कहते हैं पीटी, पेन टेस्ट। करके दो वर्ड होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो पीटी में हम लोग मैनुअल एक्सप्लॉटेशन करते हैं। तो बहुत से केसेस में हमारे जो भी चेकलिस्ट है उसके अंदर हम लोग मैनुअल एक्सप्लॉटेशन करेंगे, और वीए भी करने वाले हैं, दोनों ही करने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग वीए में वल्नरेबिलिटी फाइंड करेंगे तो मैनुअली हमें चेक भी करना है कि सच में वल्नरेबल है कि नहीं है, भले ही वो एक्सप्लॉइट हो या ना हो, ठीक है। और एक्सप्लॉइट होता है तो ज्यादा क्रिटिकल पे जाता है। इनकेस अगर एक्सप्लॉइट नहीं भी होता है तो हम लोग उसको एज एन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस लेते हैं, या फिर हम उसको एज ए सिक्योरिटी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक बार आपने एक्सप्लॉइट कर दिया तो इसमें पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन वगैरह का सीन नहीं होता, डायरेक्ट आप उसको रिपोर्ट राइटिंग में ले सकते हो, ठीक है। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग में आपकी जो वल्नरेबिलिटी है उसका आपको नेम देना होता है। उसके बाद में आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है कि जो वल्नरेबिलिटी है वो कौन सी वल्नरेबिलिटी है, फिर उसका इम्पैक्ट देना होता है, फिर उसका मिटिगेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिटिगेशन, क्योंकि
जब भी आप किसी क्लाइंट से कम्युनिकेट करोगे, जैसे कि आप अगर सपोज किसी कंसल्टेंसी फॉर्म में हो, मैंने बोल दिया कि आपको ये क्लाइंट से टीम मीटिंग लेनी है, ठीक है, कि कैसे मिटिगेट करना है वो रिस्क को, अगर आगे वाले को नहीं समझा तो आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिटिगेशन पे आपको फोकस करना है, इम्पैक्ट पे आपको फोकस करना है, ऑल ओवर सारे पे ही आपको फोकस करना है कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कैसे उसको आप समझा सकते हो, कैसे मिटिगेट करना है। अगर कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रोडक्शन कंपनी में कि ये चीज से अगर मिटिगेट नहीं होता तो आपको ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ता है। ठीक है, कि जैसे कुछ ऐसे टूल होते हैं, और जैसे ऑफिसिकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन में ऑफिसिकेशन करके एक टर्म है। तो बहुत से ओपन सोर्स टूल जो है वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं, या फिर किसी कंपनी के लिए एनफ नहीं है, तो वो लोग पेड सर्विसेज लेते हैं। तो पेड सर्विसेज को बाईपास करने के लिए मतलब उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो वो चीज भी आप सजेस्ट कर सकते हो। इनकेस अगर आप प्रोडक्शन में, तो आप बोल सकते हो कि ऑल्टरनेटिव तो मेरे को देखना पड़ेगा, मैं R&D करके बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना पता है, मैं जितना इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो अगर ऑल्टरनेटिव है तो मैं R&D करके बताता हूँ, वरना आपको यही इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होता है आपका इन अ रिपोर्ट राइटिंग। तो ये टोटल 6 स्टेप्स में आपका डिवाइडेड होता है पूरा पेन टेस्ट का फेजेस। अब इसके अंदर पेन टेस्ट के टाइप्स भी होते हैं कि आपको क्या टाइप्स के पेन टेस्ट करना है। जैसे कि पहला टाइप होता है आपका ब्लैक बॉक्स का, सेकंड होता है आपका व्हाइट बॉक्स, एंड तीसरा होता है आपका ग्रे बॉक्स। ठीक है, तो हमेशा आप फोकस करो ब्लैक बॉक्स पे ही। ठीक है, भले ही आपको क्रेडेंशियल आगे वाले ने दिया हो या नहीं दिया हो, पहले विदाउट क्रेडेंशियल आप कितना टेस्ट कर सकते हो, आप वो टेस्ट करो, या फिर जो भी आपके पास में चेकलिस्ट है आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर टेक्निक्स। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स पेन टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि मैंने एक एडमिन पोर्टल दे दिया। ठीक है, अब जो भी मेरा एडमिन पोर्टल है, वो एडमिन पोर्टल का आपको टेस्ट करना है। आपको इसका कोई भी क्रेडेंशियल नहीं मिलेगा, कोई भी कोड नहीं मिलेगा, कोई भी फंक्शनलिटी का नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पे लिंग्विस्टिक अवॉइड करना। तो इसके अंदर जो है आपको कोई प्रकार का नॉलेज नहीं मिलेगा। आपको जो भी टेस्ट करना है इसी डोमेन पे टेस्ट करना है। ब्रूट फोर्सिंग करके देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करके देखो, वो एक्सरसाइज करके देखो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चेकलिस्ट है जो आप बिना क्रेडेंशियल्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन व्हाइट बॉक्स में आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, आपको केटी मिलती है। केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफर। ठीक है, मतलब किसी भी टारगेट को टेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज मिलता है कैसे क्या काम होता है, तो आपको केटी भी मिलेगा। ठीक है, आपको उसका एडमिन का यूजर पासवर्ड भी मिलेगा, प्लस आपको अगर सोर्स कोड चाहिए, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो वो सोर्स कोड भी लेगा। तो यानी सारा नॉलेज आपके पास में होता है। ठीक है, तो सारा नॉलेज आपके पास में होता है। फिर ग्रे बॉक्स पेन टेस्ट में कुछ नॉलेज होता है, कुछ नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिन का यूजर और पासवर्ड दे दिया, बाकी मैंने बोला भाई आप खुद ही फंक्शनलिटी समझ लो और आप खुद ही टेस्ट कर लो। ठीक है, समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू डोंट हैव। ओके, तो ये चीज आते हैं आपके पेन टेस्ट टाइप में। अब ये भी दिया होता है कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो बोलेगा आपको ब्लैक बॉक्स करना है, तो आप उनसे मांग नहीं सकते कि मुझे पहले क्रेडेंशियल दो तो ही मैं पेन टेस्ट करूंगा। तो भैया ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपको पेन टेस्ट के लिए देता है, भले ही एक भी वल्नरेबिलिटी ना निकले चलेगा, लेकिन आपको जो है वो पेन टेस्ट करना ही करना है। और एक आधा छोटा मोटा तो निकल ही जाता है वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ तो निकलता ही है, और निकाल के तो हमें देना पड़ता है। कुछ नहीं निकला इसका मतलब है कि वेबसाइट जो है वो क्वाइट सिक्योर। ओके, तो ये चीज होती है हमारे पेन टेस्ट के टाइप्स पे। फिर उसके बाद में हमारे पास में पेन टेस्ट का लाइक मेथड होते हैं। पेन टेस्ट की मेथोलॉजी तो हमने देख ली है। तो एक बोलूंगा, ये होते हैं पेन टेस्ट के, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट के कुछ टाइप्स होते हैं इसके भी। जैसे कि दो ही टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, विच इज मैनुअल एंड ऑटोमेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं ऑटोमेशन की बात करूंगा। तो ऑटोमेशन
नेटवर्क के बेस पे ज्यादा काम करता है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क पेन टेस्ट करते हो नेसस वगैरह में, तो आपको वो अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स के वर्जन रिलेटेड निकाल के देता है चीजें आपको। सब चीजें जो है वो नेटवर्क के बेस में इजीली मिल जाती है। लेकिन वेब बेस्ड ऐसा नहीं है। वेब बेस्ड में कभी कभी आपको फॉल्स पॉजिटिव भी बताता है और फॉल्स नेगेटिव भी बताता है। इसका मतलब है कि कभी कभी टूल में दिखाएगा कि वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब उसको मैनुअली चेक करोगे तो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। कभी कभी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसा टूल बताएगा, लेकिन जब आप उसको मैनुअली चेक करोगे तो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो ऑटोमेशन टूल्स पे 100% भरोसा नहीं करना है। मैं इतना ही बोलूंगा, ऑटोमेशन टूल से जो भी आपको वल्नरेबिलिटी मिलेगी वो एक इंफॉर्मेशन की तरफ से लेना है। यानी अगर कुछ चीजें आपसे छूट जाती है, जो भी आपने चेकलिस्ट फाइंड किया है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी है जो आप मैनुअली क्रॉल नहीं कर पा रहे हो, तो ऑटोमेशन टूल आपकी ये चीज फुलफिल कर देती है। इसलिए बोलते हैं कि ऑटोमेशन जो है वो लगभग आपका 40% होता है और 60% मैनुअल होता है, क्योंकि जो 40% की कमी होती है वो ऑटोमेशन आपका पूरा कर देता है। ठीक है। तो इसको मैं एज ए इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ही लेता हूँ। ठीक है। जहाँ पे आपका कुछ पैरामीटर्स छूट जाता है, कुछ वल्नरेबिलिटीज अगर छूट जाती है, तो ऑटोमेशन में कवर अप होगी। तो ऑटोमेशन जो है वो अपना 40% है। एंड मैनुअल पेन टेस्ट जो होता है वो है आपकी रियल टेस्टिंग। ठीक है। जहाँ पे आप एक्सप्लॉइट करते हो चीजों को। ठीक है। वल्नरेबिलिटी को मैनुअली फाइंड करते हो, और ये आपका होता है 60%। ठीक है। और कुछ कुछ थ्योरी ये भी बोलती है कि 80 to 90% मैनुअल पे होता है, बाकी ऑटोमेशन पे होता है। तो वो डिपेंड करता है बेंचमार्क से बेंचमार्क। एनआईएसटी है, ओवेस है, तो क्या है। तो बेसिकली हम लोग जो पेन टेस्ट की गाइडलाइन यूज करते हैं, ठीक है, मेनली वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट की, वो है अपना ओवेस। ठीक है। ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ओके। तो हमारी जितनी भी चेकलिस्ट होती है वो ओवेस ही हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। ओवेस के टॉप 10 होते हैं, जैसे कि आपका वेब है, तो वेब का आपके पास में ओवेस टॉप 10 होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मोबाइल एप्लीकेशन का टॉप 10 होता है। तो इनके कुछ टॉप 10 वल्नरेबिलिटी है जो क्रिटिकल और हाई लेवल पे जाती है, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, एक्सएसएस हो गया। ठीक है। देन उसके बाद में आपकी कुछ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो बेसिकली वो टॉप 10 के ही सब कैटेगरीज आते हैं। ठीक है। जैसे कि कम करता हूँ मैं, तो बस टॉप 10 वेब। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2021 जो है वो यहाँ पे लेटेस्ट है। ठीक है। इसके आगे का तो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो 2017 पहले यूज होता था, अभी 2021 यूज हो रहा है, जहाँ पे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, इंजेक्शन अटैक, इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस। तो ये कुछ टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज है, और यही टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज के सब वल्नरेबिलिटीज भी है। मतलब ऐसा नहीं कि यही 10 करना है, इसके सब वल्नरेबिलिटीज भी होते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन तो वल्नरेबिलिटी का नाम है, लेकिन वल्नरेबिलिटीज के क्या क्या टाइप्स है वो आपके चेकलिस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। और आपके स्किल सेट पे भी डिपेंड करता है। वैसे देखा जाए तो वल्नरेबिलिटीज 500 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1000 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको कितने आते हैं, आप कितने सीखते हो। इनफैक्ट आप जब भी कोई पेंटेस्ट करते हो तो कुछ चीजें आप खुद से भी इन्वेंट करते हो कि ये बग इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है। तो वो आपके चेकलिस्ट में ऐड होता रहता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या आप नई नई चीजें सीख रहे हो, और उसके अंदर नई नई चीजें जो है आपको सीखना चाहिए। ठीक है। और एक बार आपके ओवर टॉप 10 हो गए, सब कैटेगरीज हो गया, तो आपको जो है वो ज्यादा इजी होगा बाकी की चीजें सीखने के लिए। ठीक है। लेकिन ये हमारे मेन होते हैं बस टॉप 10। अब देखो इतने सारे वेबसाइट्स है। ठीक है। रेलवे की साइट है, गवर्नमेंट साइट है, ओवर टॉप 10 से सिक्योर रहेंगे, फिर भी हैक होते ही है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 100% सिक्योरिटीज को तो कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो 10%, 1% रह जाता है लूप होल, जहाँ पे अटैकर जो है वो अटैक करते हैं। ठीक है। तो हम लोग बेंचमार्क यूज करते हैं ताकि एटलीस्ट हम लोग जो है वो
सिक्योरिटीज को बढ़ा सके और जो साइबर क्राइम से उसको कुछ हद तक के घटा सके। ठीक है, तो ये चीज है। और जैसे ही आप किसी भी इस पे क्लिक करोगे तो उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ में सीवीईज बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये सब कैटेगरीज है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हर एक वल्नरेबिलिटीज के अपने अपने चेकलिस्ट होते हैं। ठीक है, वो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे R&D करना है, कैसे आपको नई नई चेकलिस्ट जो है वो डन करना है। लेकिन सबसे पहले मैं जितना पढ़ाऊंगा पहले उतना रेडी कर लो, उसके बाद जो है वो आप बाकी की चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज होती है चेकलिस्ट। ठीक है, तो जो अपनी चेकलिस्ट है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 50+ 60+ वनरेबिलिटीज अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो जो वनरेबिलिटीज है उसके अंदर आपको क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम, सीवियरिटी के अनुसार में जो है वो आपकी पेन टेस्ट होती है। ठीक है, तो जो भी आपकी चेकलिस्ट है वो आपको 1 बाय 1 टेस्ट करना है, आपको फॉलो करना है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा उस पे। ठीक है, क्योंकि कैसा है कि अब मैं जितना लॉजिक लगाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर भी आपको उतना लॉजिक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वल्नरेबिलिटीज भले ही अटैक सेम है उसका, लेकिन लॉजिक्स आप सोच सकते हो कि कैसे क्या अटैक हो सकता है, क्या इससे ऐसा होगा, क्या उससे वैसा होगा, तो वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। बाकी अटैक का क्राइटेरिया, अटैक का वेक्टर सेम होता है। ठीक है, अब लॉजिक जितना ज्यादा लगाते हो उतना ज्यादा आप चीजों को सिक्योर कर सकते हो। ओके, तो एक चेकलिस्ट जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सर, बग बाउंटी हंटिंग। तो बग बाउंटी हंटिंग की अगर बात करो तो ये आपको करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप बग बाउंटी हंटिंग में अगर आप सिर्फ अर्निंग के पीछे जाते हो कि मैंने सपोज 500+ वनरेबिलिटी टेस्ट कर लिया है, इसमें आपको 0% अर्निंग हो रही है, लेकिन फिर आप बाद में क्विट कर दे रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। वैसे तो 500 वनरेबिलिटीज आपने कर लिया तो आप अच्छे खासे जो है उसके अंदर प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। लेकिन 500 में कहीं ना कहीं ऐसे दो वल्नरेबिलिटीज है जो आपको पे आउट दे सकते हैं, या फिर कभी कभी 5 से 10 वल्नरेबिलिटीज भी होते हैं, लेकिन 500 के 500 नहीं होंगे जो आपको पे आउट देंगे। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो वल्नरेबिलिटी किसी ने और ने निकाली है कि नहीं निकाली है, डुप्लीकेट्स भी आता है। तो आपको अर्निंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका गोल सिर्फ बग बाउंटी से कमाना है तो फिर आपको उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने बहुत सारे हंटर्स देखे हैं जो या तो सिर्फ बग हंटिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो बहुत से लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी चीजें देखनी है, क्योंकि बग बग बाउंटी हंटिंग में डिटेल्ड रिपोर्ट राइटिंग नहीं होती है। तो उसमें सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, इम्पैक्ट दे दिया, मिटिगेशन नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और MP4 चिपका दिया, बस उतना ही हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन में पूरा के पूरा आपको चीजें समझानी पड़ती है फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो वो चीजें दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। अब बग बाउंटी हंटिंग में क्या होता है, जैसे कि सपोज आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बकराउड हो गया, हैकर1 हो गया, इंटीग्रिटी है, ऐसे कितने प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हर एक प्लेटफॉर्म पे भी एक एक वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हो, वो एक एक प्रोग्राम पकड़ते हो, कहीं ना कहीं आपके चांसेस है कि बाउंटीज लग जाए। ठीक है, तो गिटहब पे जाओ, बग बाउंटी प्रोग्राम्स एक वेबसाइट है, याद नहीं है मुझे, देख लेता हूँ मैं कौन सी है तो पता चल जाएगा। प्रोग्राम लिस्ट, फर्स्ट वाला तो खुद का है इसका, इसमें क्या सेकंड वाला में नहीं है। थर्ड वाला है, लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ, ये रहा। ठीक है, अब देखो ये वाला वेबसाइट है बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स। अब ये अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ आपको पे आउट नहीं देंगे, क्योंकि जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, तो यहाँ पे इंडियंस को पे आउट नहीं देते हैं, लोकल टेस्ट ही होता है। और आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हो अगर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होता है तो। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है, अलग अलग कंट्रीज के प्रोग्राम से। लेकिन जो मेनली यूज होते हैं वो है आपका बकराउ, हैकर1, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सारे यूज होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एक एक इस पे क्लिक करोगे, ये तो आपका ये है क्या कहते हैं अपना ट्विटर हैंडल है। लेकिन अब यहाँ पे अगर
क्लिक करते हो जिन जिसके प्रोग्राम से, जिस पे लिंक नहीं आप गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला है बग हंट करके है, ठीक है, पोर्चुगीज में लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ट्रांसलेटर, प्लस बग हंटिंग में भी ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा आपको, तभी आप टेस्टिंग कर पाओगे। ठीक है। बग जीरो है, ये देखो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, कुछ कुछ इसमें कम ही होंगे, लेकिन बकरॉड हैकर में सबसे ज्यादा है। जैसे कि बकरॉड दिखाता हूँ जो मेनली हम लोग यूज करते हैं। तो अभिषेक भाई, अगर कोई बंदा अगर 8 घंटे काम करता है बग बाउंटी हंटिंग में, तो उसको कितने बग्स मिल जाते हैं? वेदर वो रियल बग्स हो या नहीं नहीं भी हो, तो कितने बग्स मिल जाते हैं? देखो अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो पकड़ लो, फिर भी आपको एटलीस्ट नहीं नहीं करके 50 तो बग्स आपको रिपोर्ट करने चाहिए एटलीस्ट एक दिन में। और फाइव अगर फिफ्टी आप सोच रहे हो, हाँ 50 बग एटलीस्ट, क्योंकि कैसा है कि हर एक अटैक सिर्फ 5 मिनट का ही होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैं क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी पे फोकस करूँ, तो फिर वो वल्नरेबिलिटीज की आपकी लिस्ट कम हो जाएगी। जैसे अगर आप 50 बोल रहा हूँ, तो 50 की जगह पे 10 से 5 ही होंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज पे ही फोकस कर रहे हो। अच्छा अच्छा। ठीक है, लॉग इन कर लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ हमने, तो ये प्रोफाइल आपको लिंक्डइन या रेज्यूमे में भी आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ से आपका पोर्टफोलियो होता है, कितना आपका ऑल ओवर पॉइंट है, कितना आपका वर्ल्ड रैंक है, एक्यूरेसी आपकी कितनी है, सिमरेटिव 4.7% एक्यूरेसी है, वल्नरेबिलिटीज आपने कितने निकाले हैं, ठीक है, कितने आपने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन निकाले हैं, इनसफिशिएंट सिक्योरिटी निकाले हैं, ब्रोकन एक्सेस और ब्रोकन ऑथेंटिकेशन निकाले हैं, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर निकाले हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं। इंजेक्शन अटैक आपने कितने निकाले हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपकी होती है। एंड्रॉइड के लिए कितना निकाला है, वेब ऐप के लिए कितना निकाला है आपके लिए, वो भी होता है। एंड्रॉइड में कुछ हद तक के बग लोग फाइंड यहाँ पे बग बाउंटी में नहीं डालते, लेकिन अगर आप डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लगी तो लगी, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वेब ऐप नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने की अगर बाउंटी मतलब आपकी अगर बग वैलिड है, ठीक है, आपको अगर हॉल ऑफ फेम्स मिलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके हॉल ऑफ फेम्स लिस्टेड है। तो 19 जो है मेरे को टोटल पब्लिक प्रोग्राम से मिले हैं और प्राइवेट प्रोग्राम 6। ठीक है। तो प्राइवेट प्रोग्राम्स आपके पोर्टफोलियो से ही आपकी कंपनीज वाले भेजते हैं आपको, कि इतना पोर्टफोलियो आपका स्ट्रांग है। ओके। इधर उसके बाद में एंगेजमेंट में अगर आप जाते हो, एंगेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे जो है वो ये मिल जाएंगे, मतलब प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, और सबके अलग अलग इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है। यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज का भी आउट ऑफ स्कोप है, कुछ वल्नरेबिलिटीज आपको टेस्ट करनी है तो कुछ नहीं करनी है। अगर आउट ऑफ स्कोप में है तो आपके माइनस पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, तो देख के आपको टेस्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो गाइडलाइंस वगैरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, आउट ऑफ स्कोप वगैरह भी है। जैसे कि ये आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटीज है। ठीक है। जैसे कि आपको यूडीपी फ्लड अटैक या डॉस अटैक नहीं करना है, सीएसआरएफ इंजेक्शन आपको नहीं करना है, एसएसएलटीएस की कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं करना है, तो ये आउट ऑफ स्कोप आपको बग बाउंटी में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पे आपको सारा चेक करना पड़ता है। ठीक है। तो वल्नरेबिलिटीज अगर आपको ये मिलती है तो आपको माइनस पॉइंटर भी मिल सकता है, और आपको कोई पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेम चीज आपके स्कोप में भी डिफाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे ये एपीआई है। ठीक है। प्लस ये टायर 2 है, टायर 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका वेबसाइट है। देखो अब सब डोमेन्स उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, कोई स्टार मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो स्टार मार्क है। ठीक है। ये स्टार मार्क है, इसका मतलब है कि इसके सब डोमेन भी आपको टेस्ट करना है। अगर आप ये पूरी लिस्ट के भी सब डोमेन टेस्ट करोगे तो आपको कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लग सकता है टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे वेबसाइट्स के सब डोमेन्स काफी ज्यादा हो सकते हैं अगर वेबसाइट बड़ी है तो। ठीक है। तो टायर 1 जो होता है वो सबसे क्रिटिकल वाला होता है, मतलब ज्यादा पैसे वाला होता है। ठीक है। जहाँ पे आपको 5,000 to 7,500 डॉलर तक में मिल सकता है P1। ठीक है। लेकिन आपको पहले वाली जो फर्स्ट कोशिश P4 की ही रखो, कि मतलब P4 की वल्नरेबिलिटीज आपकी ट्रिगर्ड हो। फिर बाद में P3, P2, P1 जैसे आपने फाइंड की, या फिर जैसे आप एक बार एक्सपर्ट बन जाते हो, देन उसके बाद आप सोचते हो कि मैं सिर्फ P2 को ही टारगेट कर रहा हूँ या P1 को ही टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन वही है, जब तक आपका जॉब नहीं होता तब तक आप ट्राई कर सकते हो काफी अच्छे हद तक के, लेकिन एक बार आपका जॉब हो गया तो मे बी ये चीजें छूट जाती है कि मैंने तो कहीं समय से नहीं किया, बीच में ही मैंने सिर्फ टेस्टिंग की थी।
तो आपके वर्क में दिखता है आपकी क्या क्या टेस्टिंग आपने किया हुआ है, ठीक है, क्या क्या आपने बग्स फाइंड किए हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे जैसे $350 मैंने अर्न किया था, ठीक है। तो काफी सारे आपके डुप्लीकेट्स, हाँ डुप्लीकेट आए इसका मतलब है कि किसी और बंदर किसी और हैकर ने इसको निकाल के रखा हुआ है। अगर उसने नहीं निकाल के मतलब किसी ने नहीं निकाल के रखा रहता तो आपको बाउंटी जरूर मिलती, ठीक है। तो जो जो प्रोग्राम्स में आपको यहाँ पे आपने क्या कहते हैं ये किया हुआ है, मतलब क्या कहते हैं अपना अटैक किया हुआ है, वही आपके वर्क में दिखता है। यहाँ पे देखो बहुत से केसेस माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि कभी कभी मैं छूट जाता है कि ये आउट ऑफ स्कोप है, तो उस चक्कर में माइनस पॉइंट आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट में $150 मुझे मिले थे, आई थिंक 2023 में ही मैंने किया था, 10 मंथ पुराना ही है, ठीक है। तो कभी कभी आप चाहो तो जैसे जॉब के बीच में आपको लग रहा है कि हाँ मैं खाली बैठा तो आप हंटिंग कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। ओके, फिर वहां पे अगर आपके पॉइंट्स मिलते हैं तो वो जो पॉइंट्स है वो आपके इसमें ऐड होते हैं और हॉल ऑफ फेम में ऐड होता है। ओके, देन उसके बाद में हैकर वन। हैकर वन में ना जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हैकर वन स्टार्टिंग में जो है वो आपको कुछ 5 रिपोर्ट की लिमिटेशन है इसकी। उसके बाद जो है वो आपको अगर 5 रिपोर्ट ट्रिगर नहीं हुआ तो 1 महीने बाद आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अब इसका नया क्राइटेरिया मैंने चेक नहीं किया हुआ है, आप देख लेना नया क्राइटेरिया में अगर वो हर चीज हट गई है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पुराने क्राइटेरिया में तो वही था। हैकर वन एक्टिविटी दिखाता हूँ मैं, जो प्रोग्राम्स है, सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स वर्कआउट से ज्यादा आपको हैकर वन में देखने को मिलते हैं। आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे कौन कौन से प्रोग्राम चाहिए। एक्टिविटी में देखोगे तो जिस जिसने वल्नरेबिलिटीज निकाली है वो उसके यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखेंगे। ये रिपोर्ट अगर है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर नहीं है तो वो लोग हाइड करके रखते हैं। और अपॉर्चुनिटीज में है शायद से इनके, हाँ अपॉर्चुनिटीज में यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि इनके प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये एक शीन करके भी है, रोबोलॉक्स है, मून पे है, ठीक है। अब मैंने तो एनबीए का भी है। ओके, ये तो मैंने अब तक के हैकर वन पे ज्यादा टेस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन हैकर वन पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको रादर देन बकराउट। लेकिन आपको स्टार्ट बकराउट से ही करना है, देन उसके बाद हैकर वन, या फिर आप ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर्स, ठीक है। तो टोटल 453 प्रोग्राम्स है हैकर वन में। बकरौड में शायद इससे आधे है या फिर इससे कम है, आधा हो सकता है, क्योंकि बकरौड में भी नए नए प्रोग्राम्स आ गए हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बकरौड में मे बी 200 के आसपास होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हैकर वन पे ही है। बाकी तो मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखा दिया है। तो ये लिस्ट में भी आपके हंटिंग्स होते हैं, जैसे कि अगर एक दिन में अगर आप ये पूरी लिस्ट में कोई एक प्रोग्राम पकड़ के भी टेस्ट करते हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक बग भी आपका ट्रिगर्ड हो जाए। फिर आते हैं रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर। ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, इससे बाउंटी की उम्मीद ना रखो तो बेटर है, क्योंकि मेरे पास ओपन मनी का मैंने किया था, 1 लाख की बाउंटी होती वो एक्सेस और मैनिपुलेशन की अमाउंट ही, लेकिन उसने दिया नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर से उम्मीद ना रखो तो बेटर है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर बग बाउंटी लिखोगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये ओपन मनी है जिसको मैंने रिसेंटली टेस्ट किया था, रिसेंटली तो नहीं, काफी टाइम हो गया। तो उनको आपको पूरी ईमेल में लिख के देना पड़ता है रिमिडिएशन के साथ में, और इनका ये ईमेल आईडी होता है जहाँ पे आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है, प्लस इन स्कोप आउट ऑफ स्कोप भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो चीज है। अब इसके अंदर कोई माइनस पॉइंटर का डर नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी आपको सर्टिफिकेट्स मिलने के चांसेस है, कभी कभी स्वैग भी मिलते हैं, टी शर्ट्स वगैरह, सेम उसी बकराउड हैकर में भी वही है, लेकिन यहाँ बकराउड हैकर में माइनस पॉइंटर्स है, बट यहाँ माइनस पॉइंटर नहीं है। ये आप अपनी स्पेसिफिक नया ईमेल बना करके अगर आपने जितने भी ये किया हुआ है, या फिर गिटहब पे अगर आप सारे रिपोर्ट डालते हो तो एक पोर्टफोलियो आपका बनता है कि मैंने इतने बग्स जो है वो अपने एक्सपीरियंस पे फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अपने सपोज कुछ 20 से 30 बग अगर आपने पढ़ लिए, उसके बाद आप बैक बग हंटिंग करना चालू कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 10 के बाद भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर तो जितना ज्यादा आपको आ जाए उतना ज्यादा बेटर है। और अगर मैं बोलता हूँ कि 500+ आपने अगर बग्स रिपोर्ट कर दिया है तो आपका अच्छा खासा जो है वो हाथ बैठ जाएगा अपने वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट में, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हर एक वल्नरेबिलिटी को हर एक वेबसाइट पे टेस्ट करो, एटलीस्ट 500 बग्स आपको रिपोर्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आप अपना टारगेट रखो। देन उसके बाद में ये चीजें आपकी होती है बग हंटिंग में, ठीक है। तो ठीक है, फिर उसके बाद में आपका बाकी का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे रहता है। बग हंटिंग में ज्यादा
ये रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है। इसके वजह से डिस्क्रिप्शन, अटैक, यही चीजें होती है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाके देखोगे तो पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तो कल से अपन पकड़ लो प्रैक्टिकल चालू कर देंगे और इंफॉर्मेशन गैदरिंग से ही, ठीक है, टारगेट लेकर के। और फिर बाद में चेकलिस्ट फॉलो करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपको एक ही वेबसाइट पे दिखाऊंगा, या एक मतलब स्पेसिफिक स्पेसिफिक इस पे अपना ये वेबसाइट पे। लेकिन चेकलिस्ट आपकी जो है वो मल्टीपल वेबसाइट पे फॉलो होगी, क्योंकि कुछ कुछ इसमें वनरेबल होते हैं, किसी किसी वेबसाइट पे नहीं होता, इसलिए हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स देखते हैं, ठीक है। तो वो चीजें रहेगी। इसमें कोई डाउट है कि अभी आपको फिलहाल? नहीं अभिषेक भाई, मगर अभिषेक भाई ये 1 महीने के अंदर हो जाएगा ना? हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। अभिषेक भाई, ओके, चलो ठीक है, कल हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है।